तो साथियों, स्वागत है आपका आज 5वें टेस्ट सीरीज में। और ये टेस्ट सीरीज तो और ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आपका जैसे जैसे रिस्पांस मिलता है वैसे वैसे और ही एनर्जी से काम करने लगता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ 5वां टेस्ट सीरीज। और ये हमारा पहला प्रश्न रहा। पहला प्रश्न है, ये छंद से रिलेटेड है। और कहा क्या गया है इसमें? कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर इसमें पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप बचपन से रटते आ रहे होंगे। तो ये है चौपाई। ऑप्शन बी सही है। इसमें कितनी 16 मात्राएं होती हैं। अब मात्राओं के ऊपर एक मैं वीडियो लाऊंगा इस टेस्ट सीरीज के बाद, कि कैसे मात्राओं को काउंट करते हैं, कौन कौन सी मात्राएं जो गिनी जाती हैं 1 के रूप में, कौन कौन सी 2 के रूप में गिनी जाती हैं और कौन सी गिनी ही नहीं जाती हैं। इनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, 16 मात्राएं होती, सोलठा में कितना होती हैं? 11 और 13 मात्राएं होती हैं। और इसी का अपोजिट होता है दोहा, जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया में आप जान ही गए, अभी हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कुंडलिया में कितनी मात्राएं होती हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं भाई? ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो याद ही नहीं होगा। तो कौन सा है अपभ्रंश का वाल्मीकि? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को। आप अगर इसको पढ़े नहीं होंगे तो तुलसीदास को लगाकर चले आएंगे। ठीक। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? तो यह है फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन बी सही है। हिंदी की दंती ध्वनियाँ, पिछले वीडियो में कौन सी मूर्धन्य ध्वनियाँ पढ़ी थी हमने, इसमें दंती ध्वनियाँ पढ़ेंगे। दंती ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ता, था, दा और धा, ये दंती ध्वनियाँ हैं। ठीक। निम्न में से अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो अर्धविवृत स्वर है इसमें ए होता है और होता है ओ। ये दोनों कौन से होते हैं? अर्धविवृत। और विवृत ही अगर पूछा जाए तो विवृत कौन सा शब्द है? आ। ठीक। अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण है। तो नयनाभिराम, ये किसका है? ये है दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि। रसाभास, रस का आभास, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आद्योपांत, तो ये है आद्य प्लस उपांत, तो ये गुण संधि का उदाहरण। अगला है परिवेक्षक। परिवेक्षक में कौन सा? यड़ संधि है। कौन सा? यड़ संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? आद्योपांत। आद्योपांत गुण संधि से निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दामोदर पंडित जी हैं इसके रचनाकार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शब्द है? उपरोक्त नहीं, गलत है। क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है उपर्युक्त। ठीक। क्योंकि ये किस शब्द से बना है? ये बना है उपरि और प्लस उक्त, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? यड़ संधि के द्वारा बन जाते हैं उपर्युक्त। भगीरथी, ये भी नहीं, भागीरथी होता है। औद्योगिकरण, ये भी गलत है। क्या होता है? औद्योगिकीकरण सही शब्द। केंद्रीकरण, ये सही शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द केंद्रीकरण है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें लगता है सुई है। सुई कहते हैं हम लोग ना कि सुई कहते हैं। सुई थोड़ी कहते हैं, आप कहते होंगे लेकिन सही शब्द नहीं है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये है सुई। बाकी ऋषिकेश सही है, दिवाली भी सही है, अभयारण्य भी सही है। ठीक। तत्सम शब्द है, कौन सा है तत्सम शब्द? तो इसमें देखो अकथ, अकथ ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? अकथ्य। अहेर तद्भव है, तत्सम क्या होता है? आखेटक। अनत, अनत तद्भव है, इसका जो तत्सम क्या होता है? अन्यत्र। एकल, ये है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या होता? इसका तद्भव होता है अकेला। तद्भव शब्द कौन सा है? तो स्कंध, ये है तत्सम, इसका क्या होता है? कंधा होता है तद्भव। अवमूढ़ का औंधा होता है, कहते हैं औंधी खोपड़ी। उड्डयन का उड़ना होता है। तो चौक का क्या है? चौक, यही शब्द है इसका आंसर। चौक का क्या होता है? चतुष्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फारसी शब्द है। तो फारसी शब्द इसमें से कौन सा है? बताइए, आप थोड़ा सा गेस कीजिए। मैं तो क्वेश्चन आंसर बोलते ही जा रहा हूँ। नहीं होगा? अरे कैसे नहीं होगा, सब हो जाएगा। देखो लोटा कैसा है? लोटा है देशज, यानी कि देशी शब्द है। नहर कैसा है? तो नहर शब्द कौन सा है? ये अरबी शब्द लग रहा है मुझे, अरबी शब्द। चश्मा,
चश्मा कहाँ का है? ये है फारसी शब्द। फारसी शब्द से मुझे एक और चीज़ याद था, क्या? खरगोश, फारसी शब्द। तो बावर्ची कहाँ का? ये तुर्की का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। आलू प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। ईर्ष्यालु है, श्रद्धालु भी है, झगड़ालु नहीं है, इसमें आलू लगेगा, और निद्रालु भी है। तो ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। बतौर में कौन सा समास है? तो बतौर में है अव्ययी भाव समास। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तौर के साथ, बातौर, बादस्तूर। अगला प्रश्न, सुनार का स्त्रीलिंग क्या है? तो सुनार का स्त्रीलिंग होता है सुनारिन। ऑप्शन सी सही है। बसंत का विशेषण क्या होगा? बसंत का वासंतिक होगा। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के होते हैं 4 भेद। और 4 भेद कौन कौन से? सबसे पहला देख लो, सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या? ता है, वो खाता है, वो जाता है, वो पीती है, वो उड़ता है, ठीक। दूसरा अपूर्ण, मतलब अपूर्ण कह लो या इसको कह लो तात्कालिक। मैं खा रहा हूँ, वो जा रहा है, वो कर रहा है, वो देख रही है। तो इसमें क्या होता है? सहायक क्रिया रहा है, रही है, ठीक। तीसरा कौन सा होता है? संदिग्ध। संदिग्ध, इसमें क्या होगा? रही होंगी। जैसे आप जिसको चाहते हैं वो पढ़ रही होंगी, मतलब पढ़ रही होंगी, मतलब इस समय वो भी पढ़ रही होंगी, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय वो भी पढ़ रही होंगी, प्रेजेंट में है आपके। तो ये संदिग्ध है। अब कंफर्म भी नहीं है कि पढ़ रही होंगी कि नहीं पढ़ रही होंगी, पढ़ रही होंगी कि पढ़ा रही होंगी आपको, तो पढ़ रही होंगी, तो संदिग्ध भी है। तो तीसरा संदिग्ध भूत है। चौथा कौन सा होता है इसका? तो चौथा होता है संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह आया हो तो मेरा पत्र उसे दे देना, मतलब संभावना है वह आया हो तो। अब हम घर पे बात कर रहे हैं कि अगर फलाने आएंगे, मतलब आए हों, तो उनको ये चीज़ दे दो, हमें दे देंगे। तो इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मकरंद का पर्यायवाची है। मकरंद किसका पर्यायवाची है? शहद का। और शहद का क्या पर्यायवाची होता है? मधु। धरती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? मेदिनी, मेदिनी तो है। अवनी, अवनी भी है। विपुला भी है। सौरंध्री, ये नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा कि ये नहीं है। सौरंध्री किसका पर्यायवाची है? तो यह है द्रौपदी की। द्रौपदी की पर्यायवाची और आपको बता दूं, कृष्णा। 20 नंबर प्रश्न, खुमान रासु किसकी रचना है? क्या बात कर रहे हैं? तो खुमान रासु किसकी रचना है? यह है दलपति विजय की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष में उपसर्ग कौन सा है? तो उत्कर्ष में उद उपसर्ग लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ईया प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। गवैया, इसमें भी ईया है। पढ़वैया, इसमें भी ईया है। दुनिया, इसमें भी ईया है। धनिया में नहीं है, सी। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? माल रखा है कि रखे हैं? रखा है। दल भेजा गया, सामान लाया गया। तो रोम, रोम रोम पुलकित हो उठा, ठीक। तो ये सब क्या है? ये हमेशा बहुवचन एक वचन वाले हैं, हमेशा एक वचन वाले। और रोम क्या है? हमेशा बहुवचन वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? देखो विशेषण तो हैं लेकिन परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक देखो, कुछ बच्चे, जो कुछ है ये क्या है? ये संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब संख्या निश्चित नहीं है। थोड़ा, थोड़ा पानी लाओ, तो ये है परिमाणवाचक। दोगुना, ये क्या है? ये आवृत्तिवाचक है, आवृत्तिवाचक विशेषण। वे लड़के इधर आ रहे हैं, तो ये स्थानवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो घूमने चला जाए में वाच्य कौन सा है? चलो घूमने चला जाए, तो इसमें वाच्य कौन सा है? इसमें है भाववाच्य। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? स्थानवाचक तो है ही, कालवाचक है, रीतिवाचक है, ये संकेतवाचक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को? नहीं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को
इनको कहते हैं विशेषण। जिस शब्द से काम का होना या करना बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ऑप्शन सी सही है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखो, हमने कहा नहीं था पिछले वीडियो में कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है इन्फॉर्मेटिव है, कि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए। अब देखो, एक चीज़ हम इसको दे सकते थे कि चलो विकल्प में दे दें, लेकिन हमने सोचा कि इसमें 4 विकल्प, अगर 4 चीज़ें आपके लिए आ जाएं तो और सही है। तो काल से पहले आने वाली मृत्यु को कहते हैं अकाल मृत्यु, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, ऐसा लोग कहते हैं। तो काल से पहले आने वाली मृत्यु को कहते हैं अकाल मृत्यु। अच्छा, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकिंचन। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे मुनीम नहीं कहते, उसे कहते हैं अंकेक्षक। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, जो गलत था। सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन, बाकी सब सही है। अब इसमें देखिए कौन सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। देखो, टेढ़ी खीर होना, यही सही सुमेलित नहीं है, मना कर देना। ठीक, बाकी अरण निरोधन निरर्थक है, मतलब आप जंगल में अगर रो रहे हैं तो वहाँ कौन सुनने वाला है आपकी? रोते रहेंगे, रोते रोते मर जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। आंखें ठंडी होना, तो बहुत खुश हो जाना, ये भी सही है। आड़े हाथों लेना, तो खड़ी खोटी सुनाना। तो ऑप्शन ए इसका सही है कि यही सुमेलित नहीं था, टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य। अगला प्रश्न देखो, छंद से भी हमने दे दिया। प्रस्तुत पंक्ति में छंद है, मिलन प्रीति किम जाय बखानी, करी कुल अगम करम मन बानी। ये क्या है? तो ये है चौपाई, ऑप्शन सी। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है कौन? बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उदाहरण अलंकार। अर्थ क्या हुआ कि बूंद अघात सहाय गिर कैसे, कि बूंद के जो घात हैं, अघात नहीं आघात यहाँ पे होना चाहिए, बूंद आघात सहे गिर कैसे। गिर मतलब पर्वत, और पर्वत पे बूंदें पड़ती हैं तो पर्वत जिस तरह से सहते हैं, कहने का मतलब ये है कि पर्वत पर बारिश के समय जो बूंदें गिरती हैं तो पर्वत बूंदों का कोई जवाब तो देते नहीं हैं, उन पर गिरती रहती हैं। क्या कर लेंगे पर्वत का? पर्वत तो विशाल खड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकती बूंदें। तो जिस तरह से पर्वत पर बूंदें आघात करती हैं और पर्वत चुप रहते हैं, अपने संयम का परिचय देते हैं, खल के वचन संत सह जैसे, संतों को भी खल मतलब दुष्टों के वचन सुन के ऐसे ही सहना चाहिए, उनसे प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए दुष्टों से। किसको? संतों को। तो ये बहुत ही बड़ी लाइन है, बहुत ही गहरी लाइन है, जाहिर है कि समझ में आ गया होगा। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो ये शरतचंद्र की उपन्यासकार की जीवनी है। गलत युग में चुनिए, बहुत ही सही हमने प्रश्न दिया है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि एक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश रहेगा और इंग्लिश टू हिंदी भी रहेगा। मोनोपोली, तो ये एकाधिकार होता है। मोशन मतलब प्रस्ताव भी होता है। मोमेरंडम मतलब क्या होता है? ज्ञापन, ये भी सही है। गलत, नोटिफिकेशन मतलब सूचना नहीं, नोटिफिकेशन का जो अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन। तो ऑप्शन डी इसका गलत है युग्म। पूर्णतः निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचन पर आधारित दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रतिवेदन। अच्छा, प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपोर्ट। ऑप्शन बी सही है। और इस 5वें टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ ही हमारा टेस्ट सीरीज 5वां समाप्त हुआ। आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा अच्छा आना चाहिए, और इसके बाद आपका 6ठा टेस्ट सीरीज आएगा, और फिर आपको मैं कराऊंगा क्या? जीएस की प्रैक्टिस सेट। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।